नमस्कार। आज हम देख रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल की मशहूर किताब एनिमल फार्म, मतलब उसका शुरुआती हिस्सा। जी हाँ। सूर्य प्रकाश जी का हिंदी अनुवाद है ये। और ये सिर्फ कह सकते हैं जानवरों की कहानी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में सत्ता और क्रांति, समाज, इन सब पर एक तीखा नजरिया है, सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है मैनर फार्म से। मालिक है मिस्टर जोन्स और हालत कुछ ठीक नहीं है वहाँ। बिल्कुल नहीं। मिस्टर जोन्स मतलब लापरवाह, नशे में धुत, और जानवरों की जिंदगी वो तो बस बहुत बुरी है। शोषण है, मेहनत बहुत ज्यादा, और बदले में कुछ खास नहीं मिलता। और इसी मतलब निराशा वाले माहौल में एक रात कुछ होता है। बूढ़ा मेजर है ना, एक सुअर। हाँ, बूढ़ा मेजर। फार्म में उसकी बहुत इज्जत है। उसे एक सपना आता है और उस सबको बुलाता है बाड़े में एक सीक्रेट मीटिंग के लिए। अच्छा, तो यहीं से सब शुरू होता है, वो चिंगारी। हाँ, बिल्कुल, यही वो बीज पड़ता है। तो आज हम इसी पर गौर करेंगे कि ये क्रांति के शुरुआती आइडियाज कैसे आए, उनके आदर्श क्या थे शुरू में, और कैसे मतलब कहानी के पहले कुछ हिस्सों में ही ये सत्ता का खेल और जो आगे खतरे आने वाले हैं उसके संकेत मिलने लगते हैं। हम जरा गहराई से देखेंगे इसे। चलिए तो चलते हैं उस रात की सभा में। अध्याय 1, बूढ़े मेजर का भाषण। माहौल कैसा था वहां? आधी रात, सब चुपके चुपके आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक उत्सुकता है, थोड़ी घबराहट भी। कुत्ते हैं, ब्लूबेल जैसी पिंचर। सुअर सबसे आगे बैठते हैं चबूतरे के पास। फिर मुर्गियां, कबूतर, भेड़ें, गायें। और वो घोड़े भी थे ना, बॉक्सर और क्लोवर। हाँ, बॉक्सर और क्लोवर बहुत अहम किरदार हैं। बॉक्सर तो ताकत का भंडार है, और क्लोवर बहुत समझदार माँ जैसी। और बेंजामिन गधा, वो बूढ़ा सा। हाँ, बेंजामिन सबसे पुराना, थोड़ा सनकी किस्म का, कम बोलता है पर बॉक्सर का दोस्त है। फिर वो बत्तख के बच्चे और मौली घोड़ी। मौली, वो जिसे अपने रिबन बहुत पसंद है। हाँ, वही, खूबसूरत पर थोड़ी नकचड़ी। और एक बिल्ली भी है जो हमेशा आरामदायक जगह ढूंढती है। सब आ जाते हैं मेजर को सुनने। और मेजर का भाषण, वो क्या कहते, सुना है बड़ा असरदार था। जबरदस्त भाषण था। वो सीधी बात करते हैं, बताते हैं कि जानवरों की जिंदगी कितनी दुख भरी है, इंसान कैसे उनका सब कुछ छीन लेता है। मतलब पूरी मेहनत जानवर करें। हाँ, मेहनत जानवर करें, और अंत में क्या मिलता है? कुछ नहीं। या तो कम उम्र में मौत, या जब काम के नहीं रहते तो काट भी आ जाते हैं। क्रूरता। मिस्टर जोन्स बस एक उदाहरण है। तो वो कहते हैं कि असली दुश्मन इंसान है। बिल्कुल, उनका मेन पॉइंट यही है, मनुष्य ही हमारा असली दुश्मन है। वो कहते हैं कि इंसान कुछ पैदा नहीं करता, सिर्फ खाता है, जानवरों की मेहनत पर जीता है। और फिर वो एक सपना दिखाते हैं, एक बेहतर दुनिया का। हाँ, एक उम्मीद, एक ऐसा इंग्लैंड जहां जानवर खुद मालिक हों, आजाद, खुशहाल। और फिर सीधा नारा, विद्रोह, बगावत करो। विद्रोह। और इसके साथ कुछ नियम भी बताते हैं वो। हाँ, कुछ बुनियादी सिद्धांत, जैसे सब जानवर साथी हैं, कॉमरेड हैं, इंसानों से नफरत करनी है, उनके तौर तरीकों से, घर, बिस्तर, कपड़े, शराब, पैसा, व्यापार, इन सब से दूर रहना है। और सबसे जरूरी, सभी जानवर बराबर हैं। ये लाइन तो समझिए आगे सब कुछ तय करने वाली है। उसी मीटिंग में वो चूहों और खरगोशों पर वोटिंग भी होती है। हाँ। कि वो दोस्त है या दुश्मन। हाँ हाँ, वो भी होता है। वोटिंग में उन्हें दोस्त माना जाता है, लेकिन बिल्ली वो मजेदार है, वो दोनों तरफ वोट कर देती है, दिखाता है कि उसका चरित्र कैसा है। और फिर वो गाना, इंग्लैंड के पशु। हाँ हाँ, वो गाना तो जैसे सब जानवरों के दिल की आवाज बन जाता है। उसमें इतना जोश, इतनी एकता भर जाती है कि वो उसे बार बार गाते हैं। अब तक, जब तक मिस्टर जोन्स नींद से जागकर खिड़की से गोली नहीं चला देता, तब सब भाग जाते हैं। लेकिन बात तो फैल गई। हाँ। मेजर तो कुछ दिन बाद मर जाते हैं, पर उनका आइडिया तो रह जाता है। हाँ, आइडिया जिंदा रहता है। अब जिम्मेदारी आती है सुअरों पर, खासतौर पर 3, स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्वीलर। ये तीनों बहुत अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। स्नोबॉल बहुत तेज है, नए नए आइडियाज लाता है, बोलने में माहिर। नेपोलियन, वो बड़ा है, रोबदार दिखता है, बोलता कम है पर इरादे का पक्का। और स्क्वीलर? उसे तो बातों का जादूगर कहते हैं। सही कहा। स्क्वीलर गोल-मटोल, फुर्तीला, और उसकी आवाज कमाल की है। वो किसी भी बात को घुमाकर सही साबित कर सकता है। सही कहा। तो ये तीनों मिलकर मेजर की बातों को एक सिस्टम बनाते हैं, पशुवाद, एनिमलिज्म। अच्छा, पशुवाद। लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं रहा होगा। शुरू में दिक्कतें आईं। बहुत दिक्कतें।
कुछ जानवर तो इतने सीधे हैं कि समझ ही नहीं पाते, कुछ को कोई मतलब ही नहीं, कुछ तो मिस्टर जोन्स को अब भी मालिक कह देते हैं। और मौली जैसी भी हैं। हाँ, मौली को तो बस अपने रिबन और चीनी की चिंता है, उसे क्रांति भ्रांति से क्या लेना देना। और वो कौवा भी था ना एक, मोजेस। हाँ, मोजेस, वो जोन्स का पालतू था। वो जानवरों को बहकाता है, कहता है कि मरने के बाद एक मिस्री पर्वत है, सुगर कैंडी माउंटेन, जहां खूब आराम है, कोई काम नहीं। मतलब स्वर्ग जैसा। हाँ बिल्कुल, ताकि जानवर इस दुनिया की लड़ाई छोड़कर उस सपने में खो जाएं। सुअरों को इससे बहुत जूझना पड़ता है। लेकिन बॉक्सर और क्लोवर जैसे वफादार भी तो थे। हाँ, वो पशुवाद को पूरी तरह अपना लेते हैं और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। उनकी निष्ठा बहुत अहम है। और फिर विद्रोह हो ही जाता है अचानक से। हाँ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। जोन्स और उसके आदमी इतने लापरवाह हो जाते हैं कि जानवरों को खाना देना भूल जाते हैं। जून का महीना था। तो भूखे जानवर क्या करते? इंतजार नहीं करते। एक गाय दरवाजा तोड़ देती है भंडार घर का और सब जानवर खाने पर टूट पड़ते हैं। और जब जोन्स और उसके आदमी आते हैं कोड़े लेके, तब तो बस जानवरों का सालों का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। वो सब मिलकर इंसानों पर हमला कर देते हैं, ऐसा हमला कि इंसान टिक ही नहीं पाते। तो जोन्स और बाकी सब भाग जाते हैं। हाँ, दुम दबाकर भाग जाते हैं। और मैनर फार्म वो बन जाता है पशु बाड़ा, एनिमल फार्म, हमेशा के लिए। वाह, वो जीत का पल तो जबरदस्त रहा होगा। हाँ, पहली आजादी का नशा। जानवर सबसे पहले उन चीजों को जलाते हैं जो गुलामी की निशानी थी। लगाम, नकेलें, चाबुक, वो सारे औजार, यहां तक कि मौली के रिबन भी। रिबन भी जला दिए। मौली को बुरा लगा होगा। लगा तो होगा, पर उस वक्त जोश ज्यादा था। फिर वो फार्म हाउस के अंदर जाते हैं, वहां का सामान देखकर हैरान रह जाते हैं। थोड़ा डर भी लगता है। और तय करते हैं कि वहां कोई रहेगा नहीं। हाँ, फैसला होता है कि कोई जानवर उस घर में नहीं रहेगा, उसे म्यूजियम बना देंगे। और फिर आता है वो बड़ा पल जब दीवार पर नियम लिखे जाते हैं। 7 धर्मादेश। स्नोबॉल लिखता है ना। हाँ, स्नोबॉल, क्योंकि उसकी लिखावट अच्छी थी। वो बाड़े की दीवार पर 7 नियम लिखता है। वो उनके नए समाज का संविधान बनने वाले थे। क्या थे वो 7 नियम, एक बार फिर से याद दिलाएंगे? 2 पैरों वाला दुश्मन, दूसरा 4 पैरों वाला या पंखों वाला दोस्त, तीसरा कोई पशु कपड़े नहीं पहनेगा, चौथा, कोई पशु बिस्तर पर नहीं सोएगा, ये आगे चलकर बहुत अहम होगा, पांचवा कोई पशु शराब नहीं पिएगा, छठा कोई पशु दूसरे पशु को नहीं मारेगा, और सातवां सभी पशु बराबर हैं। बिल्कुल, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा तोड़ा जाने वाला नियम। लेकिन इसी जीत के साथ एक रहस्य भी जुड़ जाता है ना, वो गायों का दूध। हाँ, वहीं पर गायों का दूध निकाला जाता है, 5 बाल्टियां भरती हैं। जानवर खेतों में काम करने चले जाते हैं, शाम को लौटते हैं तो दूध गायब। कहाँ गया? नेपोलियन बीच में खड़ा था, कहता है दूध की चिंता मत करो कॉमरेड, फसल ज्यादा जरूरी है, दूध का इंतजाम हो जाएगा। मतलब बात टाल देता है। यहीं से वो पहली दरार पड़ती है सब बराबर है वाले सिद्धांत में। हाँ, ये बहुत छोटा सा वाकया लगता है, पर ये बहुत बड़ा संकेत है कि शायद बराबरी का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं है, खासकर सुअरों के लिए। आगे अध्याय 3 में शुरू के दिन बड़े अच्छे लगते हैं। जानवर खुश हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है फसल भी पहले से अच्छी हुई है। हाँ, एक अपनेपन का भाव है, आजादी का एहसास है। वो इंसानों के औजार भी अपने हिसाब से इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। मुश्किल है, पर कर रहे हैं। और बॉक्सर, वो तो और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। हाँ, बॉक्सर का तो बस एक ही नारा है, मैं और अधिक परिश्रम करूंगा। वो सबके लिए मिसाल बन जाता है। लेकिन इसी बीच एक और चीज हो रही है, समाज का ढांचा बदल रहा है। सूअर अब काम नहीं करते खेतों में। नहीं, वो सिर्फ निरीक्षण करते हैं, निर्देशन करते हैं। कहते हैं कि उनके पास दिमाग है, लीडरशिप क्वालिटी है, तो ये उनका स्वाभाविक काम है। इस स्वाभाविक शब्द पर गौर करना चाहिए। अच्छा, और स्नोबॉल क्या कर रहा है? वो तो आइडियाज वाला था। स्नोबॉल बहुत सारी कमेटियां बनाता है, अंडा उत्पादन कमेटी, भेड़ों के लिए ऊन का आंदोलन, चूहों और खरगोशों को पालतू बनाने की कोशिश, ज्यादातर फेल हो जाती हैं। लेकिन पढ़ने लिखने वाली क्लास वो कामयाब होती है। हाँ, कुछ हद तक, पर उसमें भी फर्क साफ दिखता है। सूअर तो पूरा पढ़ लिख लेते हैं, कुत्ते भी काफी सीख जाते हैं, पर बाकी जानवर बहुत पीछे रह जाते हैं। बॉक्सर बेचारा डी से आगे बढ़ ही नहीं पाता। और जब सबको 7 नियम याद नहीं रहते तो स्नोबॉल एक छोटा नारा बना देता है। हाँ बिल्कुल, 4 टांगे अच्छी, 2 टांगे खराब, 4 legs गुड, 2 legs बैड। ये इतना आसान है कि भेड़ें इसे रटने लगती हैं। और हर वक्त इसे दोहराती रहती हैं। हाँ, और इससे होता ये है कि कई बार जब कोई जरूरी बहस हो रही होती है, भेड़ें ये चिल्लाना शुरू कर देती हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। उधर नेपोलियन क्या कर रहा है? उसे इन कमेटियों में दिलचस्पी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका ध्यान कहीं और है।
जेसी और ब्लूबेल के जो 9 पिल्ले हुए थे ना, वो उन्हें ले जाता है। कहता है कि वो उनकी शिक्षा का जिम्मा लेगा। और उन्हें कहीं छुपा देता है। हाँ, एक ऐसी जगह ले जाता है जहां कोई और ना जा सके। ये नेपोलियन की बहुत सोची समझी चाल है। इसका असर बाद में दिखेगा। और फिर आता है मामला दूध और सेब का, वो सिर्फ सुअरों के लिए। हाँ, पहले दूध गायब हुआ था, अब सेब भी गिरते हैं तो उन्हें इकट्ठा करके सिर्फ सूरों के लिए रख लिया जाता है। अब बाकी जानवरों में थोड़ी कानाफूसी शुरू होती है। तो फिर स्क्वेलर आता है समझाने। बिल्कुल, यही स्क्विलर का रोल आता है। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से समझाता है कि देखो, ये कोई मजे के लिए नहीं है। सुअर बेचारा कितना दिमागी काम करते हैं, सारा मैनेजमेंट देखते हैं। उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। हाँ, वो कहता है साइंस ने यह साबित किया है कि दूध और सेब सुअरों के दिमाग के लिए बहुत जरूरी हैं, नहीं तो हम कैसा फार्म चलाएंगे। और फिर वो डर दिखाता है, जोन्स का डर। हाँ, उसका ब्रह्मास्त्र। तुम लोग जोन्स को वापस तो नहीं चाहते ना? और बस सब जानवर चुप, कोई जोन्स को वापस नहीं चाहता, तो वो मान लेते हैं। यहीं से बराबरी का सिद्धांत टूटना शुरू हो जाता है। डर के आगे सब झुक जाते हैं। ठीक है, अब अध्याय 4, बाहर की दुनिया से टकराव। मतलब पड़ोसी फार्म के मालिक क्या सोचते हैं। वो घबरा जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मैनर फार्म अब एनिमल फार्म बन गया है और जानवर खुद उसे चला रहे हैं। तो उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके जानवर भी बगावत न कर दें। और एनिमल फार्म के जानवर, वो भी इंग्लैंड के पशु गा रहे हैं। हाँ, ये गाना दूसरे फार्मों तक भी पहुंच जाता है। इससे मिस्टर पिल्किंगटन फॉक्सवुड वाले और मिस्टर फ्रेडरिक पिंचफील्ड वाले और चिढ़ जाते हैं। तो वो अफवाहें फैलाते हैं। हाँ, पहले तो झूठी खबरें फैलाते हैं कि एनिमल फार्म के जानवर आपस में लड़ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। लेकिन जब इससे काम नहीं बनता, तो अक्टूबर में मिस्टर जोन्स कुछ आदमियों के साथ और पिल्किंगटन और फ्रेडरिक के कुछ लोगों के साथ मिलकर फार्म पर हमला कर देता है, वापस कब्जा करने के लिए। इसी को कहते हैं तबेले की लड़ाई, बैटल ऑफ द काउ शेड। इस लड़ाई में कौन लीड करता है जानवरों को। स्नोबॉल। उसने लड़ाइयों के बारे में किताबें पढ़ी थी, शायद जूलियस सीजर की। उसने पूरी प्लानिंग की थी। कैसी प्लानिंग। पहले कबूतरों और हंसों से हमला, फिर पीछे हटने का नाटक करके इंसानों को अंदर फंसाना, और फिर जानवरों का जोरदार जवाबी हमला। बहुत सोची समझी रणनीति थी। लड़ाई तो खतरनाक हुई होगी। हाँ, बहुत। बॉक्सर ने अपनी लात से एक आदमी को बुरी तरह घायल कर दिया। उसे लगा वो मर गया, जिसका उसे बहुत दुख हुआ। स्नोबॉल खुद गोली लगने से घायल हुआ। एक भेड़ भी मारी गई। लेकिन जीत जानवरों की हुई। हाँ, निर्णायक जीत। इंसान फिर से भाग गए। जीत के बाद इनाम भी दिए गए, मेडल जैसे। हाँ, बिल्कुल। पशुवीर उत्तम कोटि मिला स्नोबॉल और बॉक्सर को, और जो भेड़ मर गई थी उसे मरणोपरांत पशुवीर मध्यम कोटि। जोन्स की बंदूक ट्रॉफी की तरह रख ली गई। तय हुआ कि साल में 2 बार लड़ाई की सालगिरह 12 अक्टूबर और विद्रोह की सालगिरह 24 जून पर गोली चलाई जाएगी। इस जीत से तो जानवरों का हौसला बहुत बढ़ गया होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही बाहरी खतरा टला, अंदर की लड़ाई शुरू हो गई। सही पकड़ा। पहले तो मौली, उसे काम करना पसंद नहीं था, नियम मानने पसंद नहीं थे। वो चुपके से फार्म छोड़कर भाग गई। बाद में पता चला कि वो किसी इंसान के लिए सजी धजी गाड़ी खींच रही है। मतलब वो क्रांति के लायक थी ही नहीं। असली झगड़ा तो स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच था। हाँ, वही। स्नोबॉल के पास नए नए आइडियाज थे। सबसे बड़ा था पवन चक्की बनाने का प्लान। उसका कहना था कि इससे बिजली बनेगी, जानवरों की मेहनत कम होगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। वो भाषणों से सबको अपनी तरफ कर लेता था। हाँ, वो बोलने में माहिर था। दूसरी तरफ नेपोलियन, वो इसका विरोध करता था। कहता था कि अभी खाना उगाना ज्यादा जरूरी है, पवन चक्की में वक्त बर्बाद होगा। वो सीधे बहस नहीं करता था। कम, वो चुपचाप अपना समर्थन जुटाता था, भेड़ों को अपनी तरफ करता था। रक्षा के मुद्दे पर भी दोनों अलग थे। स्नोबॉल कहता था दूसरे फॉर्मों में भी क्रांति फैलाओ। नेपोलियन कहता था हथियार जमा करो, अपनी रक्षा करो। फार्म 2 गुटों में बट गया। और बेंजामिन गधा, वो क्या कह रहा था। वो बस अपनी पुरानी बात दोहराता था, गधे लंबी उम्र जीते हैं। जैसे उसे पता था कि ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। फिर अध्याय 5 में ये टकराव बढ़ जाता है। पवन चक्की पर वोटिंग होनी है। हाँ, निर्णायक दिन। स्नोबॉल जबरदस्त भाषण देता है। लगता है कि सारे जानवर उसके पक्ष में वोट देंगे। लेकिन तभी नेपोलियन एक अजीब सी तीखी सीटी बजाता है और अचानक कहीं से वो 9 खूंखार कुत्ते आ जाते हैं। वही पिल्ले जिन्हें नेपोलियन ने पाला था। अब वो बड़े और भयानक हो चुके थे। और वो स्नोबॉल पर हमला कर देते हैं। हाँ, सीधे स्नोबॉल पे। स्नोबॉल किसी तरह जान बचाकर भागता है, कुत्ते उसके पीछे। वो बाड़े से निकलकर भाग जाता है, हमेशा के लिए।
ये तो एक तरह का तख्ता पलट था। बिल्कुल शुद्ध तख्ता पलट। स्नोबॉल के जाते ही नेपोलियन पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। वो ऐलान करता है कि अब रविवार की सभाएं और बहसें बंद। कोई बहस नहीं होगी। फैसले कौन लेगा? सारे फैसले सूरों की एक स्पेशल कमेटी लेगी। और उसका अध्यक्ष कौन होगा? जाहिर है नेपोलियन। और वो कुत्ते, वो अब नेपोलियन के बॉडीगार्ड बन जाते हैं, डराने के लिए, धमकाने के लिए। किसी ने विरोध नहीं किया? 4 युवा सूअरों ने कोशिश की, पर कुत्तों ने उन पर ऐसा गुर्राया कि उनकी हिम्मत नहीं हुई। और भेड़ें? वो अपना नारा लगाने लगी, 4 टांगे अच्छी 2 टांगे खराब। हाँ, उन्होंने इतना शोर मचाया कि विरोध की आवाज दब गई। भीड़ का इस्तेमाल करके असहमति को कुचलना। और स्क्वीलर, उसने सबको सही ठहराया होगा। बिल्कुल। स्क्वीलर ने समझाया कि लीडरशिप बहुत मुश्किल काम है। ये नेपोलियन की कुर्बानी है कि वो ये बोझ उठा रहा है। स्नोबॉल को गद्दार अपराधी बता दिया। और फिर वही डर, अगर हम एक नहीं रहे तो जोन्स वापस आ जाएगा। और बेचारा बॉक्सर, उसने क्या किया? बॉक्सर कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। पर नेपोलियन का अधिकार तो मान लिया और अपने नारे में एक और लाइन जोड़ ली। नेपोलियन हमेशा ठीक कहते हैं, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। ओह। और बूढ़े मेजर की खोपड़ी, उसे भी कहीं रख दिया? हाँ, उसे झंडे के पास एक ऊंची जगह पर रख दिया, जैसे कोई पूजनीय वस्तु हो। पर असल में वो भी सत्ता के प्रदर्शन का एक तरीका था। आदर्शों का क्या हुआ, ये साफ दिख रहा था। अब अध्याय 6, नई हकीकत। काम और बढ़ गया। हाँ, काम पहले से ज्यादा। रविवार को छुट्टी खत्म। उस दिन भी स्वैच्छिक काम करना है, और अगर नहीं करोगे तो राशन आधा। पवन चक्की का काम फिर से शुरू। बहुत मुश्किल काम, पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। बॉक्सर तो लगा ही रहा होगा। हाँ, बॉक्सर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। लेकिन फार्म पर चीजों की कमी होने लगी। तेल, कीलें, रस्सी, कुत्तों के बिस्कुट, घोड़ों के लिए नाल, ये सब कहाँ से आए? तो नेपोलियन ने क्या किया? एक और बड़ा फैसला लिया, इंसानों के साथ व्यापार करने का। क्या? इंसानों के साथ? ये तो उनके मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। बिल्कुल। जानवरों को याद आया कि उन्होंने तय किया था कि कभी इंसानों से व्यापार नहीं करेंगे, पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें बहुत बेचैनी हुई। फिर स्क्वीलर आया होगा। हाँ, स्क्वीलर। उसने फिर वही किया। कहा, ऐसा कोई नियम कभी लिखा गया था? क्या तुम्हारी याददाश्त तुम्हें धोखा दे रही है? बेचारे जानवर पढ़ नहीं सकते थे, दुमान गए। इतिहास और याददाश्त को कैसे बदला जा रहा था। और इसी दौरान सुअर फार्म हाउस में रहने लगे। हाँ, और बिस्तरों पर सोने लगे। हाँ, ये तो सीधे सीधे चौथे धर्मादेश का उल्लंघन था। कोई पशु बिस्तर पर नहीं सोएगा। लेकिन नियम बदल दिया गया। हाँ, जब क्लोवर ने मुरियल बकरी, जो थोड़ा पढ़ लेती थी, से पढ़वाया तो दीवार पर लिखा था, कोई पशु चादरों के साथ बिस्तर पर नहीं सोएगा। विथ शीट्स। ये चादरों के साथ कहां से आया, किसी को याद नहीं। और स्क्वीलर ने इसे भी सही ठहरा दिया। वही पुराना तर्क। सुअर दिमागी काम करते हैं, उन्हें आराम चाहिए, वरना जोन्स आ जाएगा। भाषा का कैसा खेल। और सुअर अब बाकी जानवरों से 1 घंटा देर से भी उठने लगे। फर्क साफ था। फिर नवंबर में वो तूफान आया और पवन चक्की गिर गई। हाँ, जोर का तूफान था। आधी बनी पवन चक्की ढह गई। जानवर एकदम निराश हो गए। नेपोलियन ने क्या किया? उसने फौरन इल्जाम किस पर डाला होगा? स्नोबॉल पर। बिल्कुल। चिल्लाकर कहा, ये स्नोबॉल ने किया है। वो रात में आया था। स्नोबॉल को मौत की सजा सुना दी। उसे पकड़ने वाले के लिए इनाम भी रख दिया। एक बाहरी दुश्मन चाहिए था तो स्नोबॉल को बना दिया। और फौरन हुक्म दिया कि पवन चक्की फिर से बने, भी इस बार और मजबूत। हाँ, 2 गुनी मोटी दीवारों के साथ। जानवरों पर बोझ और बढ़ गया। अध्याय 7 तक तो हालत और खराब हो गई होगी। सर्दी, खाने की कमी। हाँ, बहुत मुश्किल सर्दी थी। आलू भी सड़ गए, खाने की भारी कमी। लेकिन ये बात इंसानों से छिपानी थी, खासकर मिस्टर विम्पर से। तो झूठा दिखावा किया गया। खाली डिब्बों में रेत भरकर ऊपर अनाज रख दिया, ताकि लगे कि भंडार भरे हैं। और पैसे के लिए मुर्गियों के अंडे बेचने का फैसला। हाँ, मुर्गियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने अंडे छत से गिराकर तोड़ने शुरू कर दिए। ये उनका विद्रोह था। नेपोलियन ने क्या किया? बहुत क्रूरता दिखाई। उनका राशन पूरी तरह बंद कर दिया। धमकी दी कि जो उनकी मदद करेगा उससे मौत की सजा मिलेगी। 9 मुर्गियां भूख से मर गई और खबर फैलाई गई कि वो बीमारी से मरी है। ये तो बहुत भयानक था। हाँ, और अब फार्म में कुछ भी गलत हो, सबका इल्जाम स्नोबॉल पर। खिड़की टूट गई, स्नोबॉल ने तोड़ी। नाली जाम हो गई, स्नोबॉल का काम। चाबी खो गई, स्नोबॉल ले गया। स्क्वीलर तो और बड़ा चढ़ाकर बता रहा होगा। हाँ, वो तो यहां तक कहने लगा कि स्नोबॉल रात में फार्म में घुस आता है, सब तहस नहस करता है। फिर उसने तबेले की लड़ाई का पूरा इतिहास ही बदल दिया। क्या कहा उसने?
उसने कहा कि स्नोबॉल तो शुरू से जोन्स का जासूस था, लड़ाई में उसने गद्दारी की थी, नेपोलियन ने ही अपनी बहादुरी से सबको बचाया था। स्नोबॉल के जो घाव थे वो भी नेपोलियन के दांतों के निशान थे, मतलब झूठ की हद। क्या किसी ने यकीन किया? हाँ। बॉक्सर ने? बॉक्सर को पहली बार शक हुआ। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि स्नोबॉल शुरू से गद्दार था। वो स्नोबॉल की बहादुरी को भूला नहीं था। लेकिन जब स्क्वीलर ने कहा कि कॉमरेड नेपोलियन ने ऐसा कहा है, तो बॉक्सर फिर ढीला पड़ गया। उसने वही कहा, अगर कॉमरेड नेपोलियन कहते हैं तो ये ठीक ही होना चाहिए। उसकी अपनी सोच जैसे खत्म हो गई। और स्क्वीलर ने ये डर भी फैलाया कि स्नोबॉल के जासूस अभी भी फार्म में हैं। हाँ, माहौल में शक और डर भर दिया। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। तो अगर हम इन शुरुआती अध्यायों को देखें तो क्या समझ आता है, क्या सार है? सार यही है कि कैसे एक क्रांति जो इतने अच्छे इरादों, इतने ऊंचे आदर्शों, बराबरी, आजादी के साथ शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे कैसे सत्ता के खेल, डर और प्रोपेगेंडा में फंस गई। सुअरों ने कैसे चालाकी से भाषा का इस्तेमाल किया, इतिहास को बदला, यादों को बदला। हाँ, और डर का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके अपनी तानाशाही कायम कर ली। सभी जानवर बराबर हैं से शुरुआत हुई थी, और अब साफ दिख रहा था कि कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। बिल्कुल, और ये देखकर हैरानी होती है कि आदर्श कितनी जल्दी बिगड़ सकते हैं। ये किताब सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो सत्ता मिलने पर लोगों को या समूहों को इतना बदल देती है, इतना भ्रष्ट कर देती है। हाँ, और क्या कोई तरीका है कि अच्छे इरादों से शुरू हुआ कोई आंदोलन या समूह इस भ्रष्टाचार से बच सके? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। और ये भी कि जानकारी पर, सच पर नियंत्रण कितना ताकतवर हथियार है, कैसे वो हमारी हकीकत की समझ को ही बदल सकता है, जैसे उन फार्म के जानवरों की समझ को बदल दिया गया। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।